जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोगों के मॉक टेस्ट की 22वीं क्लास है। आज की क्लास में हम लोग 2024 में यानी अभी आपके जो जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 2 का एनालाइज़ करेंगे, पूरा उसका तज्ज़िया करेंगे, हर एक ऑप्शन को देखेंगे और क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग थ्योरी भी समझेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है। तो उसके ज़रिए हम लोग थ्योरी भी सीखते चलेंगे और आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे। वो टर्मिनोलॉजी आपकी हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आखिर में मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। ये देखिए, इससे पहले हम लोगों की 21 क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हैं और उसके ऑप्शन को, उसके सवालों को एनालाइज़ करते हैं, पूरा ऑपरेशन करके देखते हैं। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इसी के साथ आखिर में टर्मिनोलॉजी, आपको पता है उर्दू पेडागोजी में उर्दू की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, अगर आपकी इंग्लिश की है तो इंग्लिश में पूछा जाता है, हिंदी की है हिंदी में पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हम इंग्लिश में जानते हैं या हिंदी में जानते हैं लेकिन उर्दू में उस टर्म को नहीं जानते, इसलिए हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आखिर में ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी पेडागोजी से रिलेटेड है उसको इकट्ठा करके तीनों ज़ुबान में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले हमारी 170 हो चुकी हैं, आज हम 171 से 180 तक देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहिएगा। देखिए, अभी हाल ही का 2024 का ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको खुद हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों बन रहा है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब आजकल बहुत घुमा के पूछा जा रहा है। आपका जो सेट एम वाला था उसी का क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल है, इसमें इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पर जो है क्लिक करके जुड़ जाएं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी PDF उस पर डाल दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आगे कोई भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आखिर में फीडबैक दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपने दोस्तों को, जो भी आपका ग्रुप हो, आप बीएड में हो या डीएलएड किए थे, किसी भी ग्रुप में हो, कॉमन ग्रुप में मेरे कहने से भेज दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले आपके पास टाइम है तो देखिए, इस तरह की आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, उर्दू पेडागोजी की 46 क्लासें हैं, उसमें क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, उसमें से हर एक चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। और इसी के साथ मैंने अभी जनवरी में मैराथन बनाया था 2 घंटे की, इसमें मैंने सारे पेडागोजी के जितने चैप्टर हैं सबको 2 घंटा में कवर करने की कोशिश की है। इसको भी आप देख सकते हैं, इस पर आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कोझिकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है। देखिए, कोझिकोड क्या है, ये एक जगह का नाम है केरल में। ठीक है, मलयालम आपको पता है वहाँ की मादरी ज़ुबान है, वहाँ की स्टेट की ज़ुबान है। ठीक है, मलयालम बोलती है, जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से ज़रा मुख्तलिफ है। देखिए, कोई भी आप साउथ वाले स्टेट में कहीं भी जाएंगे, उनकी लैंग्वेज की फैमिली, पहली बात आप समझ लीजिएगा, वो इंडो द्राविड़ यानी द्रविड़ फैमिली से इनकी सारी ज़ुबानें बिलोंग करती हैं। चाहे आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की आप जो है तेलुगु ले लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आप तमिल ले लीजिए, तमिलनाडु से, इसी तरह कन्नड़ ले लीजिए और मलयालम यानी केरल की ज़ुबान ले लीजिए। सबका क्या है,
उधर की जो ज़ुबानें हैं, देखिए ज़ुबान एक होती है लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अलग कम्युनिटी में जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा लहज़ा बदल जाता है, ठीक है, जिसको हम बोली कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल आप समझ सकते हैं, जो यूपी में लखनऊ के तरफ के लोगों की उर्दू ज़ुबान अलग है, इधर हरियाणा के तरफ की दिल्ली में इनकी उर्दू ज़ुबान थोड़ा सा अलग है, हैदराबाद में अलग है, ठीक है, हर जगह अलग है, स्टाइल अलग है, ठीक है। तो वही क्या बोली होती है, जैसे इधर दिल्ली के आसपास आपको खड़ी बोली मिलेगी, उधर लखनऊ की तरफ आपको थोड़ा सा जो है ज़ुबान में मिठास मिलेगी। और इसी के साथ जैसे हिंदी में देखेंगे, कहीं क्या है भोजपुरी आपको मिलेगी हिंदी ही में। तो बोली एक होती है, एक होती है लैंग्वेज। आपको मैंने फ़र्क बता भी रखा है, ज़ुबान जो होती है उसका रस्मुल ख़त होता है, ज़ुबान का क्या होता है, रस्मुल ख़त। और इसी के साथ दूसरा जो होता है बोली, उसका कोई रस्मुल ख़त नहीं होता, इस फ़र्क को याद रखिएगा। अब इतना समझने के बाद क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कोझिकोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से ज़रा मुख्तलिफ है। यानी कहते हैं ना, एक कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे बानी, ठीक है। आपको पता, थोड़ी दूर जाएंगे लहजा यानी उसका तर्ज गुफ्तगू बदल जाती है। मखसूस बिरादरी के ज़रिए बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे, ठीक है। मखसूस बिरादरी के ज़रिए जो मलयालम बोली जा रही है उसको आप क्या कहेंगे। मलयालम की 2 किस्में हैं, मलयालम की इलाक़ाई ज़ुबान या मलयालम की समाजी ज़ुबान। देखिए 2 मुख्तलिफ़ ज़ुबान, मलयालम की आपकी समाजी ज़ुबान यानी सोशल लैंग्वेज। आपको पता है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग बिरादरी के लोग अलग अलग ज़ुबानें बोलते हैं। अभी देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ जो हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं वो बिल्कुल हिंदी बोलते हैं। तो क्या है, समाजी का फ़र्क है, समझ रहे हैं। तो ये मलयालम की समाजी बोली समझ रहे हैं ना, जिसका रस्मुल ख़त नहीं होता, तो ये मलयालम की समाजी बोली है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे पूछा जा रहा है आमोज़गारों। देखिए आमोज़गारों का मतलब होता है लर्नर यानी तालिब इल्म। आमोज़गारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप में यानी अलग अलग जमात में दर्जा झेल आमोज़शी काम दिया गया। अब क्लास में बच्चों को ग्रुप में जमात में बांट दिया गया, सबको अलग अलग आमोज़शी यानी लर्निंग का काम दे दिया गया। मालूम कीजिए कि लफ्ज़ियात की आमोज़श को क्या कहते हैं। लफ्ज़ियात जिसको आप कहेंगे वर्ड्स, उसकी आमोज़श यानी उसकी लर्निंग को क्या कहते हैं। उन लफ्ज़ों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्ज झेल लफ्ज़ों से मुताल्लिक़ रखते हैं। ख़ानदान, रिश्तेदार, एहसास। कितना लफ्ज़ है, एक ख़ानदान, एक क्या है, मौज़ूआती अल्फाज है यानी किसी मौजू वाले अल्फाज हैं, या मौजू जिसको आप विषय यानी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। लफ्ज़ों का मजमुआ है, ख़ानदान क्या लफ्ज़ों का मजमुआ है। मजमुओं की लफ्ज़ियात है, लफ्ज़ का दाम या सिलसिला है। बताइए कौन सा ऑप्शन। देखिए आप खुद करने की कोशिश कीजिए। अभी आपका हाल ही में क्वेश्चन आया था 2024 में, बताइए कौन सा होगा। देखिए ये होगा मौज़ूआती अल्फाज। ख़ानदान एक मौजू हुआ। अब ख़ानदान में आपके घर में रहने वाले दादा दादी, वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार, ये भी जो आपके रिलेटिव हैं, आपके ननिहाल के तरफ से, आपके ददियाल के तरफ से। एहसास जिसको आप फीलिंग कहते हैं, ये सब क्या है, मौज़ूआती अल्फाज। कहा जा सकता है एहसास, फीलिंग, इस पर कुछ लिखिए, रिश्तेदार पे कुछ लिखिए, ख़ानदान, तो ये सब क्या है, ये मौज़ूआती अल्फाज हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे पूछा जा रहा है रोज़मर्रा की ज़ुबान जो हम आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा की ज़ुबान हम अपने घर में, अपने दोस्तों में, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप चैटिंग में, या फेसबुक पे मैसेंजर के ज़रिए जो हम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू यानी कम्युनिकेशन यानी मुरासला करते हैं, तरसील करते हैं, इबलाग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है बताइए। वकूफ़ी अकादमिक ज़ुबान की महारतें।
ये देखिए CALP, वकूफ़ी। सी से क्या बन जाएगा वकूफ़ी को, यानी कॉग्नेटिव। सी से क्या हो जाएगा कॉग्नेटिव। ए से एकेडमिक, देखिए एकेडमिक लिखा हुआ है, यानी कॉग्नेटिव एकेडमिक। आगे है LP लैंग्वेज, L से लैंग्वेज, P से प्रोफिशिएंसी, P से प्रोफिशिएंसी। तो ये क्या हो गया, देखिए वकूफ़ी यानी कॉग्नेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखिए आप ऐसे ऑप्शन पे पहुंचिएगा कि देखिए एकेडमिक वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो फॉर्मल वे में होती हैं, रोज़मर्रा की ज़ुबान में आपस में बोलचाल, इसमें एकेडमिक नहीं शामिल होगा, तो इस ऑप्शन को ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बुनियादी आपसी तरसील की महारतें, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं BICS। इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, B से बुनियादी यानी बेसिक, उसके बाद क्या है आई है, आई को कहेंगे आपसी, आपसी को कहेंगे इंटरपर्सनल, यानी जो हम एक दूसरे से करते हैं, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, आई इंटरपर्सनल। और उसके बाद सी क्या है, सी को कहेंगे कम्युनिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं तरसील, महारतें यानी स्किल्स। तो बेसिक इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बताइए बुनियादी आपसी तरसील की महारतें हैं या तरसील ज़ुबान की महारतें हैं या आपसी ज़ुबान की महारतें हैं। देखिए ये ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी बुनियादी यानी बेसिक तौर पे आपसी, आपसी मतलब इंटरपर्सनल, तरसीली यानी कम्युनिकेशन स्किल की महारत है। जाहिर सी बात है आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में माँ बाप से जो आपस में या फिर चैटिंग करते हुए बात करते हैं वो क्या होता है BICS, यानी बुनियादी आपसी तरसील की महारतें यही हैं, बी वाला। आगे चलिए देखिए अब कितना घुमा करके पूछा जा रहा है। तो थ्योरी के साथ साथ अगर आप ऑप्शन को सही से समझ लेते हैं तो सिलेबस लिमिटेड है, घुमा करके पूछा जाएगा। तो अगर इस तरह से आप एनालाइज करके वीडियो को हर एक अल्फाज का ऑपरेशन करके सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इसमें 30 का 30 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। एक उस्ताद 7वीं सतह के बच्चों को एक मतन या कहानी देता है, बच्चे 6 के हैं, 7th के हैं या 8th के हैं, उनको एक कहानी दिया और उनसे कहता है कि मतन में मज़कूर ख़यालात व अफ़कार पर, यानी जो टेक्स्ट में ख़यालात यानी आइडियाज़ या सोच या अफ़कार दिए गए हैं और मानी व मतालिब पर उसका जो मतलब निकल रहा है, उसका जो माना निकल रहा है, इंसाफ व अक़दार के नुक्ते नज़र से बात करें, यानी बिल्कुल किसी की तरफ झुकते हुए यानी न्यूट्रल हो करके, और उनके अक़दार के जो उसमें वैल्यूज़ बयान की गई हैं उसके नुक्ते नज़र से बात करें। उस्ताद आमोज़गारों में किस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहता है, बताइए। तनक़ीदी ख्वादगी की महारत, तनक़ीदी तदरीसात। देखिए तदरीसात क्या होता है, टीचिंग होती है। तनक़ीदी ज़ुबान को फ़रोग़ देना, ज़ुबान की आला महारतें, ये आपका पहला सही होगा। तनक़ीदी ख्वादगी यानी क्रिटिकल रीडिंग स्किल, क्या होगा क्रिटिकल रीडिंग स्किल, यही है। क्रिटिकल का मतलब, तनक़ीदी का मतलब होता है कोई भी इबारत पढ़ें उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, दोनों पहलू को अगर आप ज़िक्र करते हैं वही तनक़ीदी ख्वादगी है। तो यहाँ कहा जा रहा है इसमें क्या ख़यालात पेश किए गए, अफ़कार क्या हैं, मानी क्या है, मतलब क्या है, इंसाफ यानी जस्टिस करते हुए, अक़दार वैल्यूज़ के नुक्ते नज़र को, यानी क्या बुराई है क्या अच्छाई है, कहाँ कमी है, सारी चीज़ों को जो आप एनालाइज़ करेंगे यही तनक़ीदी ख्वादगी की महारत कही जाती है, ठीक है। तो आपको उर्दू के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी, उसको भी जानना ज़रूरी है। क़वाइद की तदरीस व आमोज़िश में, देखिए तदरीस आमोज़िश ये सब लफ्ज़ मुश्किल हैं, मैंने सारा जो है टर्मिनोलॉजी में
सारी चीज़ों को जिक्र किया। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। क़वाइद की तदरीस व आमोज़िश में तरीक़े अमल की मालूमात क्या होती है। तदरीस टीचिंग, आमोज़िश लर्निंग में तरीक़े अमल की मालूमात क्या होती है। क़वाइदी मशक़ों को बरतने के तरीक़े का इल्म, क़वाइदी मशक़ों की जानकारी, क़वाइदी मशक़ों के उसूल की जानकारी, ज़ुबान और उसकी सक़ाफ़त का इल्म। बताइए, देखिए क़वाइद की तदरीस और आमोज़िश में तरीक़े अमल यानी जो आप सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाने के लिए क़वाइदी मश्क करेंगे। जो आपने कायदा सीखा है उसी के बेस पर आप जुमला बनाएंगे। जब उसको बनाने के तरीक़े हुई को तरीक़े अमल की मालूमात कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। अब क़वाइदी मशक़ों की जानकारी थोड़ी ना, यहाँ इम्प्लीमेंट करना यानी अप्लाई करना है, इतलाक़ करके देखना है। चलिए आगे कहा जा रहा है, 7वीं जमात का उस्ताद जोड़ों में की जाने वाली सरगर्मी अंजाम देता है। यानी अलग अलग पेयर से यानी जोड़े बना दिए 2-2 4-4 लोगों के, ठीक है, जिसमें हर जोड़े को 10 जुमलों की कहानी दी जाती है। एक जोड़ा में 4 लोग 5 लोग हैं, उनको क्या करते हैं, जोड़े। मतलब अब जोड़े में 2-2 लोग हो सकते हैं। 10 जुमलों की कहानी दी जाती है, ठीक है। एक कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनाता है। जैसे 2 लोग की जोड़ी बनाई गई, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्या करेगा, एक जोड़ी में से एक क्या है, एक कहानी के पहले जुमले को पढ़कर सुनाता है, दूसरा जुमले को सीखते हैं, ठीक है। दूसरे क्या है, जुमले को सीखते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो जुमले को सीखते हैं। फिर दूसरा जोड़ा दूसरा जुमला पढ़ता है और दूसरे जोड़े का पहला उस जुमले को लिखता है। यानी एक पढ़ता है दूसरा लिखता है, एक पढ़ता है दूसरा सुनता है। इस तरह की सरगर्मी अगर हो रही है क्लास में, इस तरह पूरी कहानी मुकम्मल की जाती है इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए। फिर वो असल मतन से तहरीर करदा जुमलों को मिलाते हैं। फिर कहा गया जो इन लोगों ने आपस में लिखा है सुन करके, इसमें और असल तहरीर में क्या डिफरेंस आया है, तो इस सरगर्मी को क्या कहते हैं। मिलजुल कर लिखना कहते हैं, मिलजुल कर सुनना कहते हैं। सुनना तो नहीं है, यहाँ लिखने का अमल आ रहा तो सुनना तो नहीं होगा। जुमलों का इमला जिसको डिक्टेशन कहते हैं, मिलजुल कर इमला लिखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये मिलजुल कर इमला लिखना, यानी इमला ही लिख रहे हैं, यानी एक बोल रहा है दूसरा लिख रहा है, उसी को डिक्टेशन कहते हैं। इसके ज़रिए तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी यानी गलती में सुधार इसी के ज़रिए होता है, इमला के ज़रिए। मिलजुल कर इमला लिखना, ठीक है। आगे चलिए, आगे है दर्जा झेल में से कौन इशारती ज़ुबान के बारे में सही नहीं है। इशारती यानी साइन लैंग्वेज। आपको पता है साइन लैंग्वेज का वजूद पहले हुआ है। साइन लैंग्वेज जैसे आप देखेंगे जिसको आप कहते हैं इशारे की ज़ुबान। आप ट्रैफिक पे जाते हैं, वहाँ ऐसे एरो यानी वहाँ जाने के लिए ऐसे मुड़िए, वो भी क्या है, साइन है, वो भी साइन लैंग्वेज है। अगर रेड लाइट आ गई आप रुक जाते हैं, वो क्या है, वो भी एक साइन लैंग्वेज है, ठीक है। इसी के साथ कहा जाता है आगे जा कर के यू टर्न हुई ऐसे एरो का निशान, वो भी क्या है, साइन लैंग्वेज है। या आप क्लास में किसी बच्चे को चुप करने के लिए ऐसे कहते हैं खामोश हो जाओ, ये भी साइन लैंग्वेज है, ठीक है। आप अपने हाव भाव से कोई गलत काम करने से आप आंखें चढ़ा लेते हैं, वो क्या है, ये भी एक साइन लैंग्वेज है, ठीक है। पैर गुस्से से पटकते हैं, ये भी साइन लैंग्वेज में आता है। के बारे में सही नहीं है, इसमें से कौन सी चीज़ उसके बारे में सही नहीं है। इशारती ज़ुबान की बहुत सी किस्में, जाहिर सी बात है इशारती ज़ुबान फितरी ज़ुबान है। इशारती ज़ुबान फितरी ये भी है, ये तो नेचुरल ज़ुबान है ना, बाद में कागज़ का ईजाद हुआ, लिखने वाला सेंस बाद में डेवलप हुआ। इशारती ज़ुबान के क़वायद नहीं होती, यही चीज़ खटक रही है। क्या इशारती ज़ुबान के कोई कायदे नहीं हैं, उसके भी रूल्स होते हैं। इशारती ज़ुबान के भी क़वायद होती है, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। आगे है सह लिसानी फार्मूले के ज़िम्न में कौन दुरुस्त है। आपको पता है कोठारी कमीशन ने सह लिसानी फार्मूला यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला की सिफारिश की थी।
उसमें कहा गया था कि दर्जा क्लास, उसमें कहा, देखिए आप इसको समझ लीजिए, उसमें कहा गया था क्लास 10th तक हर बच्चा कम से कम 3 ज़ुबान 3 लैंग्वेज को पढ़ेगा। ठीक है, अब उसमें क्या था, एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट, हिंदी वाले, एक नॉन हिंदी वाले। थ्री लैंग्वेज फार्मूला से फिर क्वेश्चन इस साल आएगा। उसमें कहा गया था पहली ज़ुबान क्या होगी, मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान। ठीक है, यहाँ भी पहली ज़ुबान क्या थी, मादरी या इलाकाई। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज या मादरी यानी मदर टंग, यानी जो उसके घर में बोली जाती है या जो उसके इलाके में बोली जाती है। दूसरी ज़ुबान हिंदी स्पीकिंग स्टेट में या तो अंग्रेज़ी या जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान। जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान कितनी है, 22। इसको याद रखिएगा, ये 8वीं शेड्यूल में है 22 ज़ुबान। या तो अंग्रेज़ी उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें या तो अंग्रेज़ी पढ़ेंगे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, या तो अंग्रेज़ी या तो हिंदी। ठीक है, अब तीसरी ज़ुबान क्या होगी, अब इसमें से अगर कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान को ले लिया हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी। इसमें अगर इन्होंने दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी ले ली तो तीसरी क्या हो जाएगी, हिंदी। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट यानी साउथ वाले स्टेट में ये कहा गया था। इसको आपने समझ लिया। अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहा जा रहा है, से लसानी फार्मूले के ज़िम्न में कौन दुरुस्त है। मादरी ज़ुबान घर की ज़ुबान दोनों एक है, यानी मादरी मतलब मदर टंग, जो बच्चा अपने माँ से अपने बहन भाई से बोलता हुआ सुना है वही घर की ज़ुबान भी हुई। इलाकाई ज़ुबान यानी जो उसके इलाके में बोली जाती है बतौर पहली ज़ुबान, यही तो कहा गया था, यही तो है। नॉन हिंदी स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बच्चे की पहली ज़ुबान उसकी मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान या घर की ज़ुबान होगी, तो पहला ही दुरुस्त लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, अंग्रेज़ी हिंदी घर की ज़ुबान मकामी ज़ुबान पहली ज़ुबान है, तो गलत है, ये सब तो दूसरे खेमे में था। मादरी ज़ुबान घर की ज़ुबान हिंदी बतौर पहली ज़ुबान कहीं नहीं लिखा है, मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान। ठीक है, हिंदी बाकायदा नहीं लिखा इसलिए भी गलत हो जाएगा। मादरी ज़ुबान घर की अंग्रेज़ी भी नहीं, ना हिंदी लिखा ना अंग्रेज़ी लिखा ना उर्दू लिखा है, तो ये सब गलत, पहला सही हो गया। इसीलिए मैंने आपको आगे समझा भी दिया है कि पहली ज़ुबान चाहे हिंदी स्पीकिंग स्टेट, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान या घर की ज़ुबान, दूसरी ज़ुबान उनकी अंग्रेज़ी या जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान में से कोई एक लेना होगा। अगर कोई एक ले लिया और अंग्रेज़ी नहीं लिया तो तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी लेना होगा। यहाँ क्या हुआ, दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी या हिंदी, अगर उन्होंने अंग्रेज़ी ले लिया तीसरी क्या हिंदी लेना होगा, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। आखिर में जाकर के आप देखेंगे यहाँ तमिलनाडु में वो लोग हिंदी से कतराते हैं, हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, हालांकि हिंदी रस्मी ज़ुबान है, नेशनल लैंग्वेज है, तो वहाँ जाकर के फार्मूला फेल हो गया। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेंगे, यही बन सकते हैं। कोठारी कमीशन में सिफारिश की गई थी क्लास 10 तक 3 ज़ुबान को पढ़ना है। आगे चलिए, आगे है ताआउनी तदरीस। अब ताआउनी तदरीस में दिमाग घूमता है, ताआउनी तदरीस का मतलब क्या होता है। आप एक लफ्ज़ पढ़े होंगे रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग आप पढ़े होंगे। आप जब फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों का करते हैं, जैसे एक यूनिट पढ़ा करके आप जब टेस्ट लेते हैं, एक यूनिट पढ़ाया फिर आपने टेस्ट ले लिया,
टेस्ट लेकर के वो क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी तश्कीली जांच होती है। उसमें जानने की कोशिश करते हैं जो यूनिट पढ़ाया गया है बच्चा उसको सही से समझ पाया कि नहीं, इसलिए यूनिट टेस्ट होता है। अगर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है दोबारा फिर पढ़ाते हैं, उसको ताउनी तदरीस यानी रिमेडियल टीचिंग, पहली यूनिट टेस्ट है उसको क्या कहेंगे, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। दोबारा जब पढ़ाएंगे उसको ताउनी तदरीस, रिमेडियल टीचिंग, मुआलजाती तदरीस, इस्लाही तदरीस सब कुछ कहते हैं। मिला जुला करके एक ही चीज़ है, क्या है, रिमेडियल। समझ में आ गया। रिमेडियल कब होगा, पहले आप पढ़ा करके चेक करेंगे, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ दोबारा फिर समझाएंगे, वही ताउनी तदरीस, इस्लाही तदरीस और मुआलजाती तदरीस होती है। अब आप समझ गए कंसेप्ट, अब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, उन आमोज़गारों के लिए जिन्हें ज़ुबान की आमोजिश के मुतय्यन पहलुओं पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा। उन उस्ताद के लिए जिन्हें अपनी तदरीस में उन मखसूस तलबा के लिए तब्दीली लाने की ज़रूरत है जो ज़ुबान सीखना चाहते हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। आगे देखते हैं, उन आमोज़गारों और उस्ताद के लिए, आमोज़गारों यानी स्टूडेंट, उस्ताद यानी टीचर, जो अपनी तदरीसी और आमोजिशी हिकमत अमलियों यानी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी को समझना, ठीक है, तब्दीली लाना, समझना तब्दीली लाना। भाई तब्दीली कब लाओगे, पहली मर्तबा जब आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया, फिर देखा कि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तब ताउनी तदरीस दोबारा कराओगे। उसमें क्या है, तदरीसी आमोजिशी हिकमत अमलियों को समझता है कि जो मैं स्ट्रेटजी लगाया, जो मैंने टेक्निक लगाई, उससे बच्चा समझ नहीं पाया तो दोबारा पढ़ाएगा। समझना तब्दीली लाना, दोबारा जब पढ़ाएगा तो अब तब्दीली ला करके दूसरे स्टाइल से पढ़ाएगा और बेहतरी लाना चाहते हैं। ये मिला जुला कर सबसे सटीक बन रहा है। चौथा भी देख लेते हैं, उन आमोज़गारों उस्ताद के लिए जो ज़ुबान के पर्चे के इम्तिहान में अपना नंबर बढ़ाना, ये तो बिल्कुल गलत है। नंबर बढ़ाने का कहाँ यहाँ बात हो रही है। ताउनी तदरीस में तीसरा वाला, इसमें क्या है, पहली मर्तबा जो आपने पढ़ाया, जिस स्टाइल से पढ़ाया, जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया, जो TLM का यूज़ किया, उसमें तब्दीली आप लाएंगे, ठीक है, ताकि समझेंगे कि दूसरी तरह पढ़ाएं, हो सकता बच्चा इसमें समझ जाए। तो तीसरा वाला सही है। आगे चलिए, तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें उस्ताद और 4 तलबा एक इज्तिमाई आमोजिशी ग्रुप बनाते हैं। उस्ताद और 4 तलबा एक ग्रुप में आ गए, ठीक है, जिसमें सबके रोल अलग, सबके अलग अलग रोल यानी किरदार हैं, होते हैं। मतन के मवाद पर मुकालमा होता है। मतन के मवाद पर यानी मतन का जो वो है उसमें मुकालमा यानी सब अपने अलग अलग रोल अदा करते हैं, बोलते हैं, जिससे तफ़हीम मतन के मुताले में बेहतरी होती है, यानी मतन यानी टेक्स्ट को समझने में बेहतरी होती है। इस तरीक़े को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए कितना बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। क़वाइद के इतलाक़ का तरीक़ा। दूसरा क्या है, बाहमी, बाहमी यानी वही इंटरेक्शन वाला, बाहमी तदरीस। साख्तियाती यानी जिसमें आप कोई चीज़ किसी के ढांचा बनाते हैं, ठीक है, साख्तियाती। आगे क्या है, मिसाली मुताला। बताइए, देखिए मिला जुला करके बाहमी तदरीस, क्योंकि टीचर भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, मिलजुल करके सीख रहे हैं। ये क्या है, बाहमी तदरीस हो रही है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, उस्ताद तलबा को अंग्रेज़ी में एक कहानी सुनाता है, इंग्लिश में एक कहानी सुनाता है, और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़ुबान में कहानी बताने के लिए कहता है। अंग्रेज़ी में कहानी सुनाया, फिर कहा जो ज़ुबान आपको पहले से आती यानी जो आपकी मादरी ज़ुबान है उसमें उस कहानी को इंटरप्रेट करके यानी उसका तर्जमा करके अब सुनाओ हमें। और फिर क्लास की मुश्तरका ज़ुबान में कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। क्लास की मुश्तरका यानी मल्टीलिंगुअलिज़म। जाहिर सी बात है, कसीरुल लिसानियात एक क्लास है, उसमें एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, एक मलयालम बोलता है, एक तमिल बोलता है, एक पंजाबी बोलता है, एक बंगला बोलता है।
सबकी ज़ुबान में कहानी बताने के लिए कहता है। कोई बंगाल का कहेंगे बंगाल में उसको बताओ, कोई पंजाबी है कहेंगे पंजाबी में बताओ, कोई जो है तमिलनाडु का कहेंगे तमिल बताओ, और कोई जो है तेलंगाना का है कहेंगे तेलुगु बताओ। ठीक है, बताने के लिए कहता है। इस तरह की तदरीसाती हिकमत अमली को क्या कहते हैं? तदरीसाती टीचिंग हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे बताइए? मादराए ज़ुबान, कसीर लसानी पॉलिसी, कसीर लसानी तदरीस, ज़ुबान का हुसूल। ये है मादराए ज़ुबान, क्योंकि इसमें क्या है, हर बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल यानी मदर टंग का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, कसीर लसानी पॉलिसी हो सकता था अगर ये ऑप्शन ना होता, तो ये मादराए ज़ुबान है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है आमोज़गार मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए अखबार में शाये ख़बर को पढ़ता है। अखबार उठाया, कोई अहम न्यूज़ जानने के लिए उसको पढ़ता है। इस तरह के मुताले को क्या कहते हैं? यानी पढ़ करके उसमें से क्या करेगा, कोई अहम न्यूज़ निकालना चाहता है। ये तनकीदी है, सरसरी है, गायर है या पढ़ने की महारत है? तनकीदी क्रिटिकल, तनकीदी मतलब क्रिटिकल, जिसमें अच्छाई बुराई दोनों बताना होता है। सरसरी मुताला, सरसरी मुताला जो होता है जिसको आप पढ़े होंगे स्किमिंग, स्किमिंग में क्या होता है, मक्खन निकालना। आप जल्दी से पढ़ लिए, खुलासा बता दिया इसमें क्या बात कही जा रही है, जल्दी से पढ़ करके छोटे वर्ड में बता दिया, वो क्या है, सरसरी मुताला हो गया। यानी जल्दी जल्दी पढ़ करके आप समझ गए इसमें क्या बात कही जा रही है। गायर मुताला यानी मखसूस मालूमात जब आप हासिल करेंगे तो गायर मुताला करेंगे, यानी इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग यानी गायर मुताला। इसको आप क्या कहेंगे, स्कैनिंग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आया है प्रीवियस ईयर में। इसको स्किमिंग, मक्खन निकालने, जल्दी जल्दी पढ़ करके आप थोड़ा सा बता दिए। कोई मखसूस मालूमात हासिल करेंगे तो हर एक वर्ड को पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे, हर एक सेंटेंस जुमले को पढ़ करके समझेंगे। ये क्या, स्कैनिंग। आप डॉक्यूमेंट स्कैन करने जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हैं, जो जो पॉइंट लिखा है, जो जो नंबर लिखा है, हर चीज़ का स्कैन होता है। स्कैनिंग का मतलब गायर मुताला। ठीक है, और तो यही वाला तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैन लिसानी शनाख्त यानी ज़ुबान के दरमियान वाली पहचान क्या चीज़ है? आमोज़गार का फ़ैसला की मकामी ज़ुबान और हदब ज़ुबान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। मकामी ज़ुबान यानी रीजनल लैंग्वेज, हदफ ज़ुबान यानी टारगेट लैंग्वेज। जैसे आप मान लो इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन उसको किस ज़ुबान में तर्जमा और माना सीख रहे हैं, अपनी मकामी ज़ुबान, मान लो उर्दू में। तो जो ज़ुबान सीख रहे हैं वो आपकी टीएल हुई। क्या हुई, टीएल यानी टारगेट लैंग्वेज। मकामी ज़ुबान यानी एसटी यानी सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, मकामी ज़ुबान हदफ लैंग्वेज ज़ुबान में कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। ये बैन लिसानी शनाख्त, यही है बैन लिसानी शनाख्त। ठीक है, यही चीज़ होती है। आमोज़गार आगे देख लेते हैं, हालांकि यही पहला सही लग रहा है। आमोज़गार का फ़ैसला कि मकामी ज़ुबान हदफ ज़ुबान में कुछ चीज़ें मुश्तरक नहीं होती। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आगे देखते हैं। आमोज़गार का फ़ैसला कि मकामी ज़ुबान का इल्म दूसरी ज़ुबान की आम से मुखिल, ये गलत बात है। जो भी आप मादरी ज़ुबान सीखेंगे, एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान के लिए रिसोर्स का कायम करेंगे, मुखिल नहीं हो सकती। आमोज़गार की समझ की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखने के लिए मुख्तलिफ़ सलाहियतें, ये भी गलत है। तो इन दोनों में सबसे बेटर ऑप्शन पहला होगा, जिसको सीटेट ने भी माना है। ठीक है, कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। ठीक है, आगे चलिए। सुरैया छठी जमात की तालिबा है जो जालंधर पंजाब से तमिलनाडु के मादुराई
यानी मदुरई जो है, मदुरई एक आपका डिस्ट्रिक्ट भी है, एक शहर है तमिलनाडु में, मदुरई, अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो जाती है। एक लड़की कहाँ, पंजाब की है, यानी पंजाबी जानती है, इसको ध्यान में रखिएगा। लुधियाना पंजाब में है, तमिलनाडु आपको पता है एकदम साउथ में है, वहाँ तमिल बोली जाती है। मदुरई अपने वालिद साहब के साथ मुंतकिल हो जाती है। पंजाबी उसकी मादरी ज़ुबान है, जाहिर सी बात है, और उसने अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़ुबान पढ़ी है, और उसने अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़ुबान पढ़ी है। यानी पंजाब में थी लेकिन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की स्कूल में पढ़ रही थी। उसमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई होती है दूसरी ज़ुबान के तौर पे, उसको यानी मादरी ज़ुबान को पंजाबी को पढ़ा भी है, यानी उसके ग्रामर वगैरह को वहाँ पढ़ा है। वो अपने पड़ोसी से सीख कर तमिल बोल और पढ़ सकती है। यानी अब वहाँ गई है, उसको एनवायरनमेंट मिल गया तो कुछ चीज़ें एक्वायर करेगी, जाहिर सी बात है, सुन करके। यानी स्टीफन क्रेसन की जो हाइपोथेसिस है, उसको कभी मैं उसको डिस्कस करूँगा। उन्होंने तकरीबन 5 हाइपोथेसिस दी है। उन्होंने इस बात को माना है कि अगर बच्ची छोटी है या आप ही हैं, आप यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहाँ हिंदी उर्दू जानते हैं, लेकिन बचपन में आप मुंतकिल हो गए, अभी आपकी स्कूलिंग चल रही है, मान लो आप हैदराबाद आ गए, तो आप तेलुगु आपस में बोल करके आप तेलुगु समझ जाएंगे, सीख लेंगे, ठीक है। बोल और पढ़ सकती है, ठीक है, आपने सीख लिया। जो ज़ुबानें अब वो जानती है उसके हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। उसके पास 3 ज़ुबान हुई, पंजाबी भी, तमिल भी, इंग्लिश भी, 3 ज़ुबानें हैं। अब पूछा जा रहा है, इस तरह से घुमा करके पूछा जा रहा है कि पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी का शुमार आमोज़िशी ज़ुबान में होगा। देखिए पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है। इक्तिसाबी किसको कहते हैं? इक्तिसाबी कहते हैं एक्विजिशन। इक्तिसाबी उसको कहते हैं जिसको आप बिला एफर्ट के, बिला कॉन्शियस माइंड के, बल्कि आप जब माहौल मिल गया, आप जो है आपस में लोग बोल ही रहे हैं वही ज़ुबान, तो ऑटोमेटिक आप बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। उसके लिए आपने ग्रामर नहीं पढ़ा, उसके लिए आप स्कूल में दाखिला नहीं लिए, एज अ सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा, उसकी कोई आपको डिग्री नहीं मिली। ये क्या है? पंजाबी और तमिल का शुमार इक्तिसाबी ज़ुबान, यानी आपने उसको एक्वायर किया है माहौल के ज़रिए, और अंग्रेज़ी का शुमार आमोज़िशी ज़ुबान। जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी स्कूल में बतौर दूसरी ज़ुबान, अंग्रेज़ी उसने कहाँ सीखी? स्कूल में सीखी ना। जिस चीज़ को आप स्कूल में सीखेंगे, उसके ग्रामर को सीखेंगे, वो आपकी क्या है? वो आपकी लर्निंग यानी आमोज़िश होगी। और जिसको आप माहौल से इधर उधर आस पड़ोस से सीख लेंगे, वो क्या होगी? आपकी इक्तिसाबी यानी हुसूलियाबी भी आ सकता, हुसूलियाबी होगी। आमोज़िश का मतलब लर्निंग। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। तमिल का शुमार इक्तिसाबी और अंग्रेज़ी और पंजाबी का शुमार आमोज़िशी में होगा, गलत। ठीक है, पंजाबी, अंग्रेज़ी, तमिल तीनों का शुमार आमोज़िशी में होगा, गलत। आमोज़िशी कैसी? जब भाई घर में आपने सीख लिया, वो कैसे आमोज़िश हो ही नहीं सकती। अंग्रेज़ी का शुमार इक्तिसाबी ज़ुबान, पंजाबी ए उलट दिया है। तो मिला जुला करके पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए किस तरह से घुमा करके पूछा जा रहा है। देखिए अगर समझाने का अंदाज़ सही है तो प्लीज़ एक मरतबा फीडबैक भी दीजिए ताकि मेरी एफ़र्ट बेकार ना जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। देखिए उर्दू पेडागोजी आप देखेंगे हैदरी भी पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। आप देखेंगे जिस तरह का तलफ़ुज़ आप इस चैनल पे पाएंगे, बहुत से लोग हैं उर्दू पढ़ाने लगते हैं, ठीक है, उनका तलफ़ुज़ तक नहीं सही है। आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे एक वो जो है जीएस करके एक पढ़ाते हैं, उनकी भी वही हाल है। ठीक है, चोम्स्की को चोमस्की, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो गलत आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अल्फाज की अदायगी, कौन अल्फाज किस तरह से, हाराकी को क्या पढ़ते हैं अक्सर लोग? हिरकी, हिरकी थोड़ी, हाराकी यानी मोटर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, तलफ़ुज़ समझ में आ रहा है उर्दू को,
उर्दू के अल्फाज को मैं इंग्लिश में, हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा तो एक मरतबा फीडबैक ज़रूर दीजिए और दोस्तों को भी अपने बताइए, जो भी उर्दू मीडियम के हैं अपने चैनल ग्रुप में एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए मेरे कहने से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को जान सकें और चैनल का हिस्सा बन सकें, क्योंकि आगे और इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है, दर्जा झेल में से कौन तौसीई यानी एक्सटेंसिव रीडिंग, तौसीई मुताला के मकसद में शामिल नहीं। तौसीई मुताला जैसे अदब अतफ़ाल, चाइल्ड लिटरेचर। आप उर्दू की ज़ुबान के टीचर हैं, बच्चों से कहिए बाज़ार में जो छोटे छोटे चंपक की तरह मैगज़ीन उर्दू मिलते हैं उनको पढ़ो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, वही तौसीई मुताला के माने जाते हैं चाइल्ड लिटरेचर। तौसीई मुताला के मकसद में शामिल क्या नहीं है? तहसीन के लिए पढ़ना, ये तो सही है भाई, आप जाकर ज़्यादा पढ़ेंगे उस ज़ुबान में तो आपको उसमें निखार आएगा। इर्तिशाह के लिए यानी कोई ज़ुबान उसकी तशरीह के लिए पढ़ना, एक्सप्लेनेशन के लिए। क़वाइद की आमोज़िश के लिए पढ़ना, आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप कायदा सीख सकें। लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, ये तो सही है, ये भी सही है। मिला जुला करके क़वाइद की आमोज़िश के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही मकसद मुताले का, एक्सटेंसिव रीडिंग का मकसद ये नहीं हो सकता। हालांकि क़वाइद तो दुरुस्त होंगे ही, लेकिन उसकी आमोज़िश उसमें मकसद नहीं होता, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो हमने 15 को ऑप्शन देखे, 15 सवाल, ठीक है। 15 आपके आते हैं पैराग्राफ के, और पैराग्राफ को कैसे हल किया जाता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसको कैसे हल करेंगे, तो 15 में आपका कितना आता था आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे कितना आता था, कौन सा ऑप्शन पहले से आता था। और उसी के साथ अब आखिर में हम 10 टर्मिनोलॉजी इसको सीखते चलिए, बहुत मज़ा आएगा इसमें। आपका जो दूसरी ज़ुबान है उसमें भी पूरी मदद मिलेगी। आप एक लफ्ज़ सीखते होंगे ताअस्सुब। ताअस्सुब को कहते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है जैसे लोग पहले से ये अपने अंदर ये रखें कि लड़कियां हैं तो इनको तो मैथ नहीं आता होगा, इनको सिर्फ घर का काम आता है, पहले ही से कोई अलग ज़ात का है, कोई निचली कास्ट का है, उससे आप ताअस्सुब रखें, उससे सवाल ना पूछें, उसको ताअस्सुब यानी पूर्वाग्रह। पहले से आप परसेप्शन बना दें, लड़की है तो मैथ नहीं आता होगा, लड़की है तो बाहर का काम नहीं कर पाएगी, लड़का है तो अंदर का काम नहीं कर पाएगा। ये क्या है? प्रेजुडिस। इसको ताअस्सुब यानी पूर्वाग्रह आप पहले ही से अपने दिल में परसेप्शन बना के रख लें। इसी तरह स्टेरियोटाइप एक लफ्ज़ आता है, आगे देखेंगे हम। प्रोफेशन जैसे पेशा यानी व्यवसाय, आपका प्रोफेशन क्या है यानी पेशा। कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं एतमाद यानी भरोसा, जिसको आत्मविश्वास के नाम से जानते हैं। रूल्स रेगुलेशन को उर्दू में कहते हैं क़वाइद व ज़वाबित, जिसको नियम व विनियम। आगे है डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट यानी जमहूरी मिजाज। जाहिर के बात है एक टीचर का मिजाज जमहूरी होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। यानी डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट यानी लोकतांत्रिक स्वभाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बच्चे भी जहां उनको समझ में नहीं आ रहा है टीचर से खड़े होकर के सवाल पूछ सकते हैं, कहीं गलत है तो टोक सकते हैं, उसको जमहूरी टेम्परामेंट कहते हैं। आप क्लास में बिल्कुल हिटलर बन जाएं, नहीं जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, कोई क्लास में सवाल नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। जमहूरी मिजाज टीचर का होना चाहिए यानी डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। आगे कुछ लफ्ज़ है ऑर्गेनाइज्ड लर्नर यानी ऐसा लर्नर यानी लीडर। लीडर को क्या कहते हैं? रहनुमा। यानी जो भी रहनुमा हो ऑर्गेनाइज्ड यानी सिस्टम से हो, मुनज़्ज़म रहनुमा यानी संगठित नेता कहते हैं। आगे है कम्युनिकेटर, जो हम कम्युनिकेशन, जैसे हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या हैं? कम्युनिकेटर यानी खबर रसनी, राब्ताकार। मैं राब्ता आपसे कर रहा हूँ तो कम्युनिकेटर, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? संप्रेषक। आगे है करिकुलम। करिकुलम को दर्सियात के नाम से जाना जाता है यानी पाठचर्या। आगे है सलेबस, जिसको हम निसाब यानी पाठ्यक्रम कहते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक करिकुलम होता है, एक सलेबस। करिकुलम का छोटा सा हिस्सा सलेबस होता है।
जैसे क्लास 5th में बच्चों को कितना सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कितना और एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, कितना उनको आगे कोई मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बैटबाजी कराई जाएगी, कितना उनको फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाएगा, साल में और क्या क्या एक्टिविटी, सारा क्या है करिकुलम होते हैं जिसको दरसियात कहते हैं। आगे सलेबस, जैसे उर्दू ज़ुबान की एक टेक्स्ट बुक होगी, उसमें कुछ चैप्टर होंगे, वो आपके सलेबस हैं। तो सलेबस क्या है, करिकुलम का पार्ट होता है। फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार यानी सुविधाकर्ता। आज की जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NCF 2005, इसी के साथ जॉन डीवी की सिफारिश, सबने क्या कहा है, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी बच्चा खुद करके सीखे। टीचर क्या, फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार होना चाहिए। इसलिए इस लफ्ज़ को जहन में ज़रूर रखिएगा। तो उम्मीद है कि 180 टर्मिनोलॉजी भी हमने सीख ली। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल का हिस्सा बन जाइए, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में यही 2024 का जो दूसरा पेपर था उसके क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।